साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश। जब सरदार ही जालिम हो तो फिर फरियाद क्या करने। आज एमएसपी का केस सुप्रीम कोर्ट से आउट, और आउट होने का जो पीछे रीज़न दिया जा रहा है, क्योंकि हियरिंग ऑनलाइन चल रही थी और ऑनलाइन देखी, और कोई शक नहीं है जो हमारे केस के प्रोसिक्यूशन में जो वकील थे, बहुत ही अच्छी अच्छी दलील दी थी। उन्होंने ये चीज़ इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि भाई ये हम पेमेंट का हिस्सा नहीं मांग रहे हैं, आप अफसर को क्या दे रहे हो, गवर्नमेंट क्या दे रही है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बट ये एक मिलिट्री सर्विस पेमेंट, एक अलग मतलब नॉमिनेशन के ऊपर, अलग मतलब इस हार्डशिप के ऊपर कि जो बंदा मिलिट्री के अंदर है, मिलिट्री जॉब में है, उसको ये एमएसपी मिल रही है। यानी कि जो मिलिट्री की हार्डशिप है, आर्मी की हार्डशिप है, लाइफ हार्डशिप हो चाहे कोई भी हार्डशिप हो, रिस्क हार्डशिप हो, लेकिन ये एमएसपी है, मिलिट्री सर्विस भी है। ये किसी सिविल डिपार्टमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं मिल रही है, ओनली आर्मी डिफेंस को ही मिल रही है। एमओडी में जो डिफेंस है, यानी कि तीनों सेनाएं हैं। अभी यहाँ पे कोर्ट ने रेफर किया पंजाब एंड चंडीगढ़ हाई कोर्ट का रेफरेंस, और वहीं से ये केस डिफीट खाता आ रहा है। पहले भी जो बेंचें बैठी थी, उन्होंने भी इस केस को पॉइंट आउट किया था कि अगर केस की मेरिट होती तो जो पंजाब हाई कोर्ट में जिसने केस लड़ा था, वो पार्टी प्लस वो वकील, वो पक्का सुप्रीम कोर्ट में जाते। बट इस केस के अंदर वो मेरिट नहीं बना पाए, और मेरिट के अंदर कई ऐसे क्लॉज छोड़ दिए जिस क्लॉज का आज नुकसान हमारे प्रोसीडिंग को हुआ, जो प्रोसीडिंग अभी कर रहे थे। यानी कि यहाँ ऐसा नहीं था कि भी आप अफसर के बराबर हमें दे दो, बेशक 2000 उनको कम ला सकते हो, 2000 इनको बढ़ा सकते हो। यानी कि एक इक्वल की बात थी कि जो ये फैक्टर है एमएसपी है, इसको इक्वल कर दो, ठीक है ना। तो कोर्ट ने नहीं माना, और कोर्ट ने जो हमारी पेटिशन थी वो रिजेक्ट कर दी। और अभी जो बाद में भी जो एक वीडियो निकला था हमारे साहब का, लोकेंद्र साहब का, उसमें वही पल्लवी जी फिर दोबारा वही कोर्ट वाली बात बहुत दोहरा रही थी कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जाइए साहब, मैं आपको एक बात कह दूं, मुझे जितनी भी कानून की जानकारी है या नहीं है, या मैं गधा हूं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि मैं सेना के अंदर जो मैंने नौकरी की है, और जो सेना की नौकरी में जो मेरा अनुभव हुआ है, वो अनुभव इतना था कि मैं इस जन्म में तो मरते दम तक भूला नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं भूला पाऊंगा? कि मैं जितने दिन भी सेना में रहा, मैं ब्रिटिश की जिंदगी जी रहा था। जो ब्रिटिश भारत की जिंदगी थी, वो आज सेना की जिंदगी है। जो भारत ब्रिटिश के टाइम में था, अगर वो कैसा था, तो आप आइए हमारे भारतीय सेना में देखिए, और भारतीय सेना में वही है। यानी कि एक जैसे ब्रिटिश टाइम में किसी को भी मारना कुचलना 2 मिनट का काम है, तो यहाँ एक अच्छे अधिकारी के लिए किसी को भी कुचलना, दफन करना या उसको डिस्ट्रॉय करना 1 सेकंड का काम है, मामूली सा काम है, कोई बड़ी बात नहीं। वो चींटी और मक्खी से ऊपर कभी जैसे जुआर आ नहीं सकते, जब तक ये 1724 के 1717 के जो ये कानून चल रहे हैं। 1717 के अंदर शायद रेज हो गया था हमारा इंडियन कंटिजेंट, जो ब्रिटिश ने रेज किया था। तो अब आप सोचो कि हमारे वो भारतीय तो जो थे, हमें अरेस्ट कर देते थे, वो भारतीय थे जो हमारी इंफॉर्मेशन, हमारे शहीदों की, जो हमारे मतलब देशभक्तों की ब्रिटिश सरकार को देते थे, वो भारतीय थे जो उनकी लोकेशन बताते थे, वो भारतीय थे जो उनको अरेस्ट करवाते थे, वो भारतीय थे जो उनको मारते थे, और वो भारतीय थे जो उनकी फांसी के फंदे बनाते थे और उसको फांसी में लटकाते थे, और वो भारतीय थे जो भगत सिंह जैसों की लाशों के टुकड़े करके और पीछे की दीवार से निकाल के वक्त से पहले जला देते थे। वो कोई अंग्रेज अपने हाथों से नहीं करते थे, क्योंकि इस भारतीय का जमीर न तब जगा हुआ था, न आज जगा हुआ है। सेना आज भी
ब्रिटिश भारत की गुलामी की प्रथा के तहत ही अपना काम कर रही है। जब सेना में कोई खरीदारी होती ना एडम साइड की, कि भाई जवान के मैसों के पर्दे खरीदने हैं, जेसीयू क्लब के सोफे खरीदने हैं, तो वो बजट सैंक्शन होता है, वो करवा लेते हैं अपने चैनल से। लेकिन वो सारा सामान फर्स्टली कहाँ आता है? ऑफिसर मेस में, ऑफिसर में से जेसीयू मेस में, जेसीयू मेस से जवान मेस में, और जवान मेस से फिर बाद में ग्राउंड के अंदर डंप। वहाँ से जिसको चाहिए पूरी पलटन इकट्ठी हो जाओ, ले लो भाई, किसी को लेना है, नहीं तो कबड्डी खाने में उठा के बाहर दे दो, उसके भी 2 पैसे ये वसूल कर लेते हैं। तो ये जो हमने देखा है, लेकिन वहाँ ऐसा था ना कि जो हमने बेसिक ट्रेनिंग जब हमने कदम रखा तो 2 चीज जो थी वहाँ पे, हाजी की नौकरी, नाजी का घर, ये चीज बिल्कुल बता दिया गया था हमारे ही कौम के हमारे उस्तादों ने। दूसरा, उन्होंने बिल्कुल कह दिया था कि गलती से भी यहाँ हाँ चलता है, ना नहीं चलता है। जिस दिन ना करोगे उस दिन मुसीबत में आ जाओगे। तो कभी भी आज तक किसी ने हिम्मत नहीं कही कि जो अधिकारी की बराबरी कर ले, आपका मुंह खोलना और आपको सजा देने के लिए वही ब्रिटिश वाले सेम पैटर्न में आपके सूबेदार मेजर, आपके जे, आपके सीएचएम, आपके प्लाटून हवलदार, आपके प्लाटून कमांडर, सारे के सारे उस हुक्म को मानेंगे। आप गलत है या नहीं है, नहीं तो आपको ठहरा दिया जाएगा। किस आधार पे हम एमएसपी मांग रहे हैं? भाई अधिकारी है, अगर ब्रिटिश रूल के अंदर वो नौकरी कर रहे हैं, उसी को अडॉप्ट किया हुआ है भारत का, उसके अंदर कोई वो क्रेडिट नहीं है कि भाई जैसे हमने संविधान बनाया, संविधान के अंदर कुछ अपनी चीजें जोड़ी या जो कुछ भी हो, संविधान सभा बैठी उसमें, लेकिन ऐसा हमारे मिलिट्री शासन में नहीं हुआ। हमारा जितना भी कानून है वो सब ब्रिटिश का बनाया हुआ है। आज भी हमारे कोर्टों के अंदर अंग्रेजों ने दबदबा बनाया हुआ ना, अंग्रेजी चल रही, कहीं हिंदी चल रही है? नहीं चल रही ना। जिसको चाहिए वो उसमें कॉपी ले सकता है, ठीक है ना। बैठे हो आप, इंग्लिश में बहस हो रही है, क्या हो रही है आपको पता नहीं है, आपने वकील को फीस दे दी है, वकील जाने और जज साहब जाने, वो आपस में इंग्लिश में यस में यस में यस में तो जो चल रही, लेकिन जिसका केस है उस बेचारे को पता ही नहीं है, वो बोल भी नहीं सकता है। तो कहने का मतलब ये कि हमारी जो एमएसपी, जब अगर मान लो कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट में अगर मान लो समाप्त कर दी गई थी, तो इसको आगे सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाता और उसमें मेरिट डाली जाती, तो शायद कुछ न कुछ इस केस का दबाव बनता। लेकिन अब आप इस एमएसपी मिलिट्री स्विच पे का ख्याल छोड़ दीजिए। हो सकता है कि ये सरकार आने वाले इस 8वें पे कमीशन तो नहीं बैठाएगी, लेकिन जो ब्रिटिश का एक एंड्रॉयड फॉर्मूला है, जो एक्वार्ड फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, लेकिन वो भारत का, जो वो किसी अर्थशास्त्री का नहीं है, कोई आर्यभट्ट का नहीं है, वो किसी ब्रिटिश का ही बनाया हुआ है। तो उसके हिसाब से हो सकता है कि इसको आपके बेसिक पेमेंटों में कैसे भी मर्ज करके, लेफ्ट राइट करके और एक नया फॉर्मूला निकाल के और आपको एक नया 8वां जो भी तोहफा देना वो दे दें। और ये एमएसपी का बहुत जो चल रहा है कोर्टों के अंदर, ये क्वाश होकर बाहर निकल जाए। लेकिन आज की पेटिशन खारिज हो गई है, अगली जब तक जाएगी तब तक न चंद्रचूड़ साहब रहेंगे, और जो साहब बैठेंगे वो हमारे साहब के साहब ही होंगे। अब हम आते हैं फिर हमारी रोना रोनी के ऊपर, ओआरओपी के ऊपर। दोस्तों, हम लोग हैं अनपढ़ आदमी। हमें 5 साल में इतना पता था कि भी इस 5 साल के अंदर जो ओआरओपी आनी है 19 के बाद वाली 24 के बीच में, भी सरकार ने ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंस जारी किया ही नहीं है जिसके ऊपर पेंशनर्स को कोई फायदा हो। अब इसके अंदर बस वही जो हमारा जब केस चला था सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओआरओपी का, जिसके अंदर हमने कुछ चीज़ें फैक्ट दिया था कि भाई हमारे को 10 साल के बाद में जब हमारा पेमेंट बराबर होता है तब जाके हमारे को इंक्रीमेंट का फायदा मिलता है। कब? 10 साल के बाद में। आज पे कमीशन हुई, अब 10 साल के बाद में हमारे को इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा। तो कोर्ट ने जब सरकार को हुआ तो सरकार बोला कि हम 5 साल में 2 बार 7th पे कमीशन के हिसाब से हम ओआरओपी देंगे और उसमें इंक्रीमेंट भी आ जाएगा, जो उस टाइम उसकी पेमेंट होगी वो मिलेगी।
अब एक अनपढ़ आदमी भी सोचता है यार कि भाई 3% के हिसाब से इस 7th पे कमीशन में हमारा इंक्रीमेंट था, चाहे किसी रैंक का था, तो 3% का आधा 7.5 अपने बढ़ेगा, तो 5 साल का 5 या 15% हो गया, तो 7.5% हमारे को हमारी पेंशन में बढ़ना चाहिए 5 साल में। अब अगर 7.5 ही बोलते कि तो हाईएस्ट हो गया, तो आप इसका मतलब मध्यम लेते हैं तब भी ये कम से कम मतलब 7 का 3.5 से ऊपर 3.25 हो जाता है, ठीक है ना, 3.25 हो जाता है। और अगर उससे भी अगर आप लेते हैं कि हम तो बिल्कुल निचले लेवल के लेके, तो भी आप है जो 2% की बढ़ोतरी तो आपको मतलब होनी ही होनी थी। हर रैंक को 2% की बढ़ोतरी तो होनी ही होनी थी मिनिमम। लेकिन अब आप देखिए कि कम से कम लाखों पीपीओ कोऑर्डिनेटर पीपीओ नहीं बनेंगे। क्यों? कि एक पैसे का फायदा नहीं हुआ तो पीपीओ क्यों बनेंगे भाई? खाली तो बढ़ाने से रहे ना कि वो RP3 का खाली बना दिया, नहीं, उसका तो आपको मैसेज ही नहीं आया। और इसके अंदर अभी एक एजेंसी और शुरू कर दी है, जब तक ये 3-4 स्टेट का होगा तब तक इसमें भी जो एजेंसी है सरकार की वो काम कर रही है, बीच बीच में वो मैसेज डलवा रही है और हमारे एजेंटों से डलवा रही है कि आप चिंता मत कीजिए, कुछ गलतियां हो गई है जो बाद में रेक्टिफाई होगी, ठीक है ना, जिनको नहीं मिला उनको भी मिलेगा, मिलेगा बाबूजी का ठुल्लू। लेकिन आपको तो अपने उनको बोर्ड से मतलब है। मेरा आपसे एक ही निवेदन है, छोटा आदमी हूं, आप एक बार, ठीक है ना, एक बार, 3 टर्म बहुत हो गए हैं, अब एक एक स्टेट से इनको साफ करना शुरू करो, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़े से अपने आत्मसम्मान को समझो ना यार, बिल्कुल ही ऐसा क्यों छोड़ रहे हो कि भी, ठीक है ना भाई, इस सरकार के पास में 2 चीज तो है ही नहीं बिल्कुल ही भाई, ठीक है ना, कि मैथमेटिक्स इनका 0 है, इनको इतना पता नहीं है कि एक नॉर्मल इनका राइट था कि भाई हमारा 3% के हिसाब से तुम्हारा जो इंक्रीमेंट बढ़ा उसका 7.5% ये तुम्हारा मर्ज करती है। होना तो ये चाहिए था हमारी 1 रैंक 1 पेंशन में। फिर किसी भी सरकारी अधिकारी को जिन्होंने साइन किया, इसको रिकमेंड किया है, POC किया है, आगे पुटअप किया है, फॉरवर्ड किया है, किसी भी, मैं गाली तो नहीं दूंगा, लेकिन उस मतलब फूल मूर्ख को ये नहीं पता है कि यार अधिकारी की 5 रैंक की 1 पेंशन हो गई और यहां बेचारे एक सिपाही की 5 हो गई, एक नायक की 5 हो गई, एक हवलदार की 5 हो गई, JSUs की 3-3 4-4 हो गई। और तुम्हें खत्म करना है अगर ऑनरी कमीशन, तो सरकार हो सीधा करो ना। अब तुम्हें तो अगले में खत्म करना है कि ORP3 के अंदर एक सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन के बराबर आ गया, अब तो कोई जरूरत नहीं है ऑनरी कैप्टन की। जब सूबेदार मेजर ऑलरेडी वो वही सेम पेमेंट ले रहा है तो ऑनरी देने की क्या जरूरत है? अब तो दुआ कीजिए कि जो हमारा, मैं ये ऑनरी वालों को बोल रहा हूं कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर कैप्टन्स रैंक का एक संयुक्त केस चल रहा है, जिसमें SCO जो 5 साल के थे पुराने वो, और साथ में RCO जो उनका भी कैप्टन से ऊपर रैंक नहीं था, और साथ में जो आपके ऑनरी कमीशन के कैप्टन, सरकार ने अभी गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया हुआ कि 10% बढ़ा दो, और अगर नहीं बढ़ाओगे तो फिर आगे कोर्ट को स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना पड़ेगा और आपके ऊपर 18% से ब्याज ठोकेंगे इसके ऊपर। देखते हैं, अभी नवंबर में इसकी हियरिंग है लास्ट में, और दिसंबर में हमारे सामने हो जाएगा। बाकी 1 जनवरी 26 को आपका पे कमीशन बढ़ाओ, चाहे कॉर्ड फॉर्मूले से आपको कुछ फिटमेंट फैक्टर दो, क्या देना क्या नहीं देना है इस सरकार के अंदर तो हम कुछ कह नहीं सकते। मेरे कुछ व्यूवर, मेरे बहुत ही, मैं बोलता हूँ मेरा तो एक व्यूवर भी जो सब्सक्राइब करने वाला है वो लाखों के बराबर है। क्यों? कि है सम ये, क्योंकि वो समझता है कि ये बंदा क्या बोलना चाह रहा है, और वो चीज़ आगे जाके, मैंने बहुत पहले बोला था, ये हुआ ना, ठीक है ना, और जो बोला है वो सब हुआ है और आगे भी होगा। MSP कभी नहीं मिलेगी, बेशक
ये सरकार इसको किसी तरह से ऑफिसर्स को अपना फ़ायदा दे के किसी भी तरह मुंह चुप करके आप सबको बीच में थ्रस्ट में ले आएगी और आपकी बर्बादी बिल्कुल तय है, ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जब तक हमारे अग्निवीर का स्कीम वापस नहीं हो गई, सेना की नौकरी अब खतरे में पड़ गई है, सेना का वजूद खतरे में पड़ गया है, सेना की ताकत खतरे में पड़ गई है। सेना की जो सब चीज टेक्टिकल प्रैक्टिस के अंदर, जो टेक्टिकल प्रैक्टिस होती है, जो सेना की जो टेक्निक होती है, उसके अंदर फर्क पड़ गई है। आज एक सीओ जब एम्बुश भेजता है, एक जेसीओ, 2 एनसीओ और 9 जवान, तो वो बोलता है कि भाई 2 आदमी मैंने इसको अग्निवीर साथ में दिए हैं, तुम में से जितने भी शहीद हो भी जाओगे तो सबको अपने बच्चों को कुछ मिल जाएगा, इन बेचारों को कुछ नहीं मिलेगा, इनको जिंदा ले आना। ये उनकी मजबूरी है उन सीओज की कि इनमें से कोई चला गया तो कुछ नहीं, वो भी हार्डशिप में है, मैन पावर की कटौती हो चुकी है, स्ट्रेंथ कहीं है नहीं। अच्छा, आप मुझे बता दीजिए कि आतंकवाद कश्मीर में चल रहा था, कहाँ बंद हो गया है भाई? हर हफ्ते आपकी एक, आप बोलते हो कि डाई इन एक्शन, ओके भाई, हम शहीद नहीं बोलेंगे, नए अंग्रेज आ गए ना अभी, पहले अंग्रेज वाले अंग्रेज तो चलाते थे, तुम नहीं बोलेंगे, लेकिन कहाँ बंद हो गया वो बताए ना कि वहाँ बंद हो गया, कहीं बंद नहीं हुआ, बढ़ चढ़ के हुआ। जिनको नीचे से खदेड़ के ऊपर पहाड़ियों की चोटियों पे चढ़ा के निकाला था, वो भी वापस जम्मू के सीधे मैदानी क्षेत्रों में आ गए। और फिर आप क्या चाहते हो? पूरा जम्मू कश्मीर क्रॉस करके और पंजाब बॉर्डर तक आ गए हैं वो, आप बोलते हो हमने तो बहुत ख़त्म कर दिया है आतंकवाद। कहाँ कर दिया भाई? किस तरफ हो गया है? ठीक है ना, आज भी हुआ, कल भी हुआ, 2 दिन पहले भी हुआ, हर दिन हो रहा है, ठीक है ना। वो तो मरने से डरते नहीं है, लाल तो हम अपने खो रहे हैं ना। फिर उनकी जगह वापस रिकवरी तो आपने 4 साल वहाँ से करनी है। आपने कौन सा उसका 18 साल का बच्चा सीधा ही आज डेथ बॉडी घर गई है और 2 महीने के अंदर उसको भर्ती, ट्रेनिंग और जा बेटा बाप का बदला ले, वो तो आप कभी करोगे नहीं, कभी नहीं करोगे। ये इसमें तो सिविल डिपार्टमेंट आपसे बहुत आगे है कि अगर आज 8 साल का बच्चा है तो 18 साल के बाद होने के बाद वो अपने बाप का क्लेम करके, वो मैंने हजारों ऐसा देखा कि वो अपना कर रहे हैं, लेकिन वो आपके पास में नहीं है और आप कर भी नहीं सकते हो। क्यों? कि आपने पूरे देश को एक सिविल ठेके के प्रथा के थ्रू आपने इनको पूरी जीवन शैली को ही एक ऐसे मतलब जाल में बांध दिया है कि ना इस जाल से वो बाहर निकल सकते हैं और ना इस जाल में वो सुखी रह सकते हैं। और सेना अब उस जाल में जा रही है, तभी ये खाकी और हमारी आपस में ये ऐसा नहीं कि ये इसमें भी कोई न कोई प्री प्लान्ड होगा। अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सैनिक के लिए 24 घंटे जो बॉर्डर पर खड़ा है, उसके परिवार की रक्षा उसका बाप करेगा क्या? नहीं। धन्य है प्रभु, हमने आपका 3 टर्नओवर कंटिन्यू देखा और शायद हम ये आखिरी पीढ़ी है जो आपका 3 टर्नओवर देखा। हमारी बाद की पीढ़ियाँ आपके 3 टर्नओवर कंटिन्यू नहीं देखेगी, ये याद रखना। मैं कोई संत कृपात्री महाराज नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर भी बैठा एक भगवान है। मैं तो अपने साथियों को ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि भाई हौसला रखो, किस्मत से पहले और वक्त से ज़्यादा न कभी कुछ मिला है न मिलेगा। चींटी को कर्ण, हाथी को मण, वो देता है, हमें भी देगा। इनको खूब करने दो, खूब करने दो, ठीक है ना। लेकिन आज मैं ये कहता हूँ कि इनकी गणित बिल्कुल 0 है, ठीक है ना। 10 साल के अंदर 70% आपकी महंगाई बढ़ेगी और ग्राउंड के अंदर आपकी 2 से 2.5 गुना महंगाई बढ़ चुकी है। लेकिन सरकार के अंदर अभी तक 50 से 53 नहीं हुई है, 54 नहीं हुई है ना, 50 से पार गई नहीं अभी तक। कैबिनेट ने पास नहीं किया अभी तक, जो हमारा जुलाई के बाद वाला। तो कहने का मतलब है भी यहाँ हम कब, क्यों, कैसे नहीं बोल सकते भाई, और कुछ है भी नहीं। जो बोलेगा सीधा भाई आजा, अंदर आ जा, तो अच्छी तरह से मातम पोसी हो जाएगी, ज़िंदगी में नहीं बोलेगा। मेरी भी तो होने वाली है, मैं भी ऐसे ज़्यादा करूँगा तो मेरे को भी आते हैं कि साहब थोड़े शब्द कम यूज किया करो।
खतरा है। अब खतरा है तो है, गलत तो बोल नहीं रहा हूँ, गाली निकाल नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। कल किसी ने मुझे वडनगर रेलवे निगम स्टेशन का एक फ़ोटो भेजा था लाइव, वहाँ खड़े होके कि साहब मैं वडनगर पे हूँ और यहाँ देखिए बिल्कुल सुनसान है, ये अभी का टाइम देख लो। तो यहाँ कब भीड़ होती थी, किस टाइम चाय बिकती थी भगवान जाने, लेकिन चलो एक इतिहास गवाह है कि यहाँ चाय बिक्री हुआ करती थी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एमएसपी गई, ओआरपी 3 गई, और आगे शायद हो सकता है कि आपका 8 पे कमीशन आएगा नहीं आएगा, या कोई एक और फॉर्मूला होगा, या आपकी कैसे बढ़ेगी, वो बस ऊपर वाले जाने। ऊपर वाले मतलब वही जाने, और कोई नहीं जानता है, और वो एक दो ही जानते हैं, बाकी भी नीचे कोई नहीं जानता है, ठीक है ना। और नहीं आप कभी पहले कभी भाई जेसीयू जवान तो चाहे अपना सर्विस वाले हैं चाहे रिटायर्ड है, न तो हम कभी मतलब इसमें कभी भाग लेने के लिए हमें बुलाया जाता है, ना हमें पता है। हमें जो दिया जाता है हम लेते रहे, और हम अभी भी लेते रहेंगे, और बाकी जिसने देना है वो देने वाला तो वो है। कब कहाँ कैसे दे देगा, आपको अपने खेतों में दे देगा, मजदूरी में दे देगा, अपने किसी और स्किल में दे देगा, लेकिन आपको देगा, आपकी बच्ची को देगा, शादी के लिए देगा, आपकी गरीबी में साथ देगा, वो देगा। उस पर विश्वास रखिए मेरे भाइयों। मेरी वीडियो में कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। मैं सरकार, विपक्ष, जितनी पार्टियां, सबको हाथ जोड़ रहा हूं, इस देश को बर्बाद करने से आप लोग कोई पीछे मत रहना। देश का आम इंसान, आम एक टैक्स पेयर और उससे नीचे वाला मजदूर बर्बाद हो चुका है, तकरीबन डिस्ट्रॉयड है, ठीक है ना। वो आपको नज़र नहीं आ रहा है। अब आप जब ये सफाई शुरू करेंगे ना, अभी हरियाणा से लेके, और 5 साल तक अगर सफाई पूरी शुरू हो जाएगी, सफाई कर दी, तो आपका वजूद उठ जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, ये ऐसे बहुत मैसेज आपको मिलेंगे जो अभी अगले 2-3 महीने तक चलेंगे, जब तक ये चुनाव चलेंगे। किसी को कुछ मिला नहीं मिला, तो बीच में ये जो मैसेज है वो ये काम करेंगे, जो आपको होल्ड में रखेंगे, आपको होल्ड में रखेंगे भाई, अब आएगा अब आएगा अब आएगा। तो पीसीडीए स्पष्ट टीम समाचार, ये किसी ने फॉरवर्ड साहब को किया, साहब ने मेरे को किया। तो उन्होंने बोला कि भाई लाभान्वित पेंशन भोगियों को ओआरओपी 3 संशोधित पेंशन कृपया ध्यान। एक, जो कोई भी ओआरओपी 3 लाभान्वित है लेकिन उसे केवल पुराने वेतन के साथ अग्रिम संदेश प्राप्त हुआ, इसका इस सितंबर माह की पेंशन का भुगतान पुराने वेतन के साथ किया जाएगा। उन्हें अक्टूबर माह के दौरान संशोधित पेंशन और अपने को कोलिजन पीपीओ के लिए इंतजार करना चाहिए। इसलिए ऐसे प्रभावित पेंशन भोगियों को चिंता नहीं करनी चाहिए, और उनका पीपीओ जनरेट होते ही अगले महीने के दौरान उन्हें बकाया मिल जाएगा। दूसरा बोला कि जिनके ओआरओपी 3 संशोधित पेंशन के लिए पीपीओ तैयार हो गए हैं, उन्हें बकाया भुगतान कर दिया गया है, और उन्हें इस सितंबर महीने के लिए संशोधित पेंशन मिलेगी, चाहे उन्हें अग्रिम पेंशन संदेश प्राप्त हुआ या नहीं हुआ है। जिस किसी को भी ओआरओपी 3 बकाया प्राप्त हुआ है लेकिन कोलिजन पीपीओ नहीं मिला, उसे इंतजार करना चाहिए, क्योंकि इसे अपलोड करने में का काम जारी है। यदि कोई अपना कोलिजन पीपीओ मोबाइल से डाउनलोड नहीं कर पा रहा है, तो उन्होंने अपना पता लिखा है कि आप साहब का संघ कमेटी में दफ्तर में तिबरी लगे स्टेट बैंक में कर सकते हैं। मोबाइल नंबर भी दिया है 8360901851। अब इन्होंने बोला कि भाई ये 28 सितंबर 24 को संपर्क करके स्पर्श पीसीडीए कस्टमर केयर द्वारा इसकी सूचना की पुष्टि की गई है। तो ये अभी आपको इस तरह के मैसेज आपको 2-3 महीने मिलते रहेंगे, और आप उसी पे ध्यान केंद्रित रखिए, और मैं जो कह रहा हूँ वो काम करिए, हिसाब से वोट दीजिए, और फिर आगे बढ़िए। देखो आपको अपना न्याय कैसे नहीं मिलता है।